दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट बैच के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हिमांक में अवनमन की। तो आइए समझते हैं हिमांक में अवनमन। तो एक कंटेनर के अंदर अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है और इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया? बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डालूंगा तो आप बता सकते हैं कि बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा या नहीं पिघलेगा। इसी से जुड़ा है हिमांक। तो आपको समझना है, क्या ये बर्फ इस पानी के अंदर पिघलेगी जिस पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा? तो इसका जवाब है नहीं पिघलेगी। इस कंडीशन के अंदर जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहां बर्फ और पानी दोनों एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होते हैं। यहाँ बर्फ और जो पानी है वो एक दूसरे के साथ किस में होते हैं? साम्य अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं? साम्यावस्था में। किस में होते हैं? साम्य अवस्था में। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप है जिस पर द्रव जो होता है वो जमना प्रारंभ करता है और जो बर्फ है वो पिघलना भी प्रारंभ कितने पे करती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए ये साम्य अवस्था यहाँ पर आई है। मात्र यही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों साम्य में रहेंगे। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप या घटाएंगे तो या तो बर्फ का बनना बढ़ेगा या फिर पानी का बनना बढ़ेगा। तो इस साम्यावस्था को ही इस 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम हिमांक का नाम देते हैं। हिमांक का नाम देते हैं। तो क्या होता है हिमांक? अगर आपसे पूछा जाए तो हिमांक एक ऐसा ताप है। हिमांक एक ऐसा ताप है। एक ऐसा ताप जिस पर ठोस तथा द्रव ठोस तथा द्रव साम्य अवस्था में रहते हैं। ठोस तथा द्रव किस में रहते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं। एक ऐसा ताप जिस पर ठोस तथा द्रव साम्य अवस्था में रहे, ऐसे ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक बार अपने मन में साथ ही कॉपी पर इसको लिखेंगे, बिना देखे लिखेंगे। आप ये समझिए, गारंटी है कि अगर एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिना देखे लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर आप बिना देखे लिख पाते हैं तो ये आपको समझ में आया है। अगर आप देख के लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। एक बार फिर से समझिए कि जिस ताप पर ठोस और द्रव एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहे, उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हिमांक कहते हैं। अब आपको एक बार मेमोराइज करना है, माइंड में एक बार सोचना है इसको, और आंखें बंद करके एक बार सोच लीजिए। उसके बाद कॉपी पर लिख दीजिए, बिना देखे लिखना है। कंडीशन ये है, अपने प्रति ईमानदार होना है आपको। यहाँ पर आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, अपने साथ बेईमानी करेंगे। अगर आपने बिल्कुल इसको समझा है तो आप बिना देखे जरूर लिखेंगे। अगर आपने एक बार इसको बिना देखे लिखा तो इसका मतलब आपको ये याद हो गई और ये समझ में आ गया। तो आप लिखें, कोशिश करें बिना देखे लिखने की। ये आदत डालिए कि कोई भी क्लास में जब भी कोई आपको टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने के बाद अगर आप उसे बिना देखे लिख पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है। इसीलिए केवल आपको यही करना है कि पढ़िए, समझिए चीजों को और बिना देखे उसको लिखने का प्रयास करिए। आपको 100% गारंटी से वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट जो भी होगी वो सब आसान लगने लगेगा। तो समझिए कि हिमांक क्या होता है। हिमांक एक ऐसा ताप होता है जिस पर कोई भी ठोस द्रव के साथ साम्य अवस्था में रहे। एक ऐसा ताप जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये बर्फ और जो पानी है वो साम्य अवस्था में है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का हिमांक है। अब आप एक बात बताइए कि अगर इसी कंटेनर को एक बार दूसरी तरह से डिजाइन करें और इसके 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के अंदर ही हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। क्या डाल दिया? बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें नमक डालेंगे, क्या डालेंगे? नमक डालेंगे तो क्या होगा? नमक डालने पर इसका वाष्प दाब घट जाएगा। नमक डालने पर इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वाष्प दाब घटेगा तो इससे क्या होगा? वाष्प दाब घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वाष्प दाब घटने का मतलब आकर्षण बल बढ़ गए होंगे। वाष्प दाब घटने का मतलब क्या है? कि आकर्षण बल बढ़ गए होंगे और आकर्षण बल में ऊर्जा निकलती है। आकर्षण बल बढ़ गए होंगे, इसका मतलब ऊर्जा निकल रही होगी। अगर ये ऊर्जा निकल रही है अगर ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है तो क्या होगा? समझिए क्या होने वाला है। अगर आप इसमें नमक डाल देंगे तो वाष्प दाब घटेगा तो ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी
तो फिर क्या होने वाला है? क्या ये बर्फ पिघलेगी? अगर बर्फ पिघलेगी और बर्फ का पिघलना आसान हो जाएगा तो इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन होना, इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन डालना। क्या करने से हुआ ये सब कुछ? वाष्प दाब घटने की वजह से। और किसकी वजह से हुआ? नमक को डालने की वजह से। क्या हुआ? नमक को डालने की वजह से बर्फ का पिघलना स्टार्ट हो गया, यानी कि बर्फ अब 0 डिग्री सेल्सियस पर साम्य में नहीं रहेगी, इससे कुछ कम ताप पर साम्य रहेगी। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। लोग कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको प्योर कंसेप्ट को समझना है। क्यों इसका वाष्प दाब घटा? क्योंकि हमने नमक डाला, और नमक डालने पर ऊर्जा निकली। क्यों निकली? क्योंकि वाष्प दाब घटेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ा है तो आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा इस बर्फ को पिघला देगी। यानी कि अब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये दोनों एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे, इससे कम टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा आपको, इससे कम टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हिमांक में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, और उसी कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिससे हिमांक में भी कमी आ जाती है, कमी हो जाती है, जिससे हिमांक में भी कमी आ जाती है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिससे हिमांक में भी कमी आ जाती है, हिमांक में भी कमी आ जाती है, हिमांक में भी कमी आ जाती है, आ जाती है। इसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं, इसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो समझ में आया कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब किसी भी पानी में, या 0 डिग्री सेल्सियस का पानी हो या कोई और पानी हो, या जैसा भी टेम्परेचर पे पानी हो, उसमें आपने नमक डाल दिया, तो नमक डालने पर इसका वाष्प दाब घटेगा। वाष्प दाब घटने का मतलब आकर्षण बल बढ़ रहा है, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऊर्जा निकलेगी तो ये बर्फ पिघलेगी, तो बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा? आसान। इसीलिए जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है और ऐसी जगहों पर, यूरोपीय कंट्रीज में जहां बर्फ जम जाती है सड़कों पे जब बर्फ जमती है तो उसको पिघलाने के लिए, जल्दी पिघलाने के लिए हम उस पर क्या डाल देते हैं? नमक डाल देते हैं, जिससे वो जल्दी पिघलने लग जाती है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी होती है, जिसके कारण हिमांक में भी कमी होती है। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कि पहला अगर हिमांक T1 हो, दूसरा अगर हिमांक T2 हो, तो T2 माइनस T1 से आप डेल्टा T निकाल सकते हैं। इसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन निर्भर किस पर करेगा? अब ये हिमांक में जो अवनमन है वो निर्भर किस पर करेगा? इसको कैसे ट्रिक से एक कविता के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। कविता के थ्रू आप याद रखेंगे कि केबी केएफ के सूत्र जैसे, केबी केएफ के सूत्र जैसे प्यार की हो निशानी, मूललता से जुड़ी रहे हर गणना की कहानी। केबी केएफ के सूत्र जैसे प्यार की हो निशानी, मूललता से जुड़ी रहे हर गणना की कहानी। यानी केबी हो या केएफ हो, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन हो या हिमांक में कमी हो, ये दोनों ही गणनाएं किससे जुड़ी होती हैं? मूललता से जुड़ी होती हैं। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ कि जो डेल्टा टी है और इसमें एफ लगा दें, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, केबी हो या केएफ हो, ये दोनों ही जो भी है वो मूललता से जुड़ी हुई कहानी है। यानी कि ये भी किसके ऊपर निर्भर करेगा? मूललता के अनुपाती होगा। और मूललता क्या होती है? और मूललता क्या होती है कि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में अगर लें तो विलेय के मोल का भाग दे दीजिए। क्या करते हैं कि विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान अगर यहाँ पे लगा देते हैं, विलायक का द्रव्यमान, और किस में लगा दें? केजी में लगा दें, तो ये जो बनेगा डेल्टा टीएफ, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के एफ आएगा। इसी को कह रहे हैं हिमांक में अवनमन का सूत्र। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस
4 ग्राम जल में, कैसे क्वेश्चन है कि 4 ग्राम जल में कितना कितना यूरिया मिलाएं, कितना यूरिया मिलाएं कि उसका वाष्प कि उसका हिमांक मिलाएं कि हिमांक -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो 4 किलोग्राम कर लेते हैं चलो इस यूनिट को। तो 4 किलोग्राम जल में कितना यूरिया मिलाएं कि उसका हिमांक -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब इसमें KF की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। KF की वैल्यू -1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होती है। अब ये -1.86 का क्या मतलब है समझते हैं। इसका मतलब कि 1 किलोग्राम जल में अगर 1 मोल यूरिया या 1 मोल एनीथिंग मिला दें, 1 मोल एनीथिंग मिला दें, तो जो भी हिमांक में कमी आएगी उसी को हम KF कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं इसको। तो समझेंगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक कि 1 किलोग्राम जल में या 1 किलोग्राम जल में जो भी 1 मोल विलेय मिलाएं उससे जितना भी हिमांक घटेगा उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो क्या सवाल है कि 4 किलोग्राम जल में, 4 किलोग्राम जल में कितना यूरिया मिलाएं, कितना यूरिया मिलाएं को उसका हिमांक, यूरिया मिलाएं कि इसका हिमांक -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कि इसका हिमांक -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यानी कि कितनी कमी आपको रखनी है? 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रखनी है, क्योंकि जल पहले कितना डिग्री सेल्सियस था उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी कमी आई? तो कितनी कमी आई? डेल्टा TF कितना हो गया यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस। इसी को ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं और डेल्टा TF की वैल्यू -4 लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चे इस गलती को करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ है -4 तक, तो कितनी कमी आई? 4 डिग्री सेल्सियस की। तो डेल्टा TF कितना आ गया? 4 डिग्री सेल्सियस आया। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता है कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू विलेय के मोल। विलेय के मोल निकालते हैं भार बटे अड़भार से। तो भार आपको निकालना है, यूरिया का भार होता है 60 अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लगाइए जरा। डेल्टा TF 4 डिग्री सेल्सियस है, KF आपको 1.86 अभी बताया था, भार बटे 60 गुणा विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना है? 4 किलो। तो 4 इधर आ गया, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो कितना भार बैठेगा? 60 गुणा 4 बटे 1.86 इक्वल टू भार। इतने ग्राम वजन आपको यूरिया के अंदर, यूरिया को मिलाना पड़ेगा जिससे हिमांक -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब इस यूरिया की जगह आप एथिलीन ग्लाइकोल कर लीजिए। अगर यूरिया की जगह आपको एथिलीन ग्लाइकोल करना है और इसको अपने आप से सॉल्व करना है, और एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार आपको लगाना है केवल यहाँ पर, और इतना सा चेंज आने वाला है और क्वेश्चन को करना है। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल वो भी एक ऐसा ही काम है जो हिमांक को घटाता है। यानी कि जहां पर रेडिएटर, पहले जो गाड़ी में रेडिएटर आते थे उसमें पानी डालते थे, और जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर पानी जमे हुए नहीं डाल सकते, इसीलिए पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने के बाद फिर रेडिएटर में डालते थे, जिससे वो पानी जमता नहीं था और कम टेम्परेचर पे जाके जमेगा, इसीलिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते थे। तो इसीलिए सवाल बना कि 4 किलोग्राम जल में कितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएं कि वो -4 डिग्री सेल्सियस पे जाकर जमे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ना जमे। तो इस तरीके से हमने आपको ये कंसेप्ट को समझाया है। क्या समझाया? कि अगर हमने किसी भी विलायक में अगर अवाष्पीय विलेय मिलाया तो वास्तव में कमी आएगी। तो वास्तव में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। उसी कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। उसी कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। वास्तव में कमी आएगी जिससे क्या हो जाएगा? हिमांक घट जाएगा, और इसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। उसके बाद ये फॉर्म न्यूमेरिकल हमने किया है। अब कंसेप्ट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या क्वेश्चन है
कि हिमांक में अनुमन किस कारण होता है? तो विलेय कणों की संख्या के कारण होता है। आप विलेय कण जितने ज्यादा मिला देंगे तो हिमांक में अनुमन उतना ज्यादा होगा। आयतन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तापमान से कोई लेना देना नहीं है, दाब से कोई लेना देना नहीं है, केवल विलेय के कणों की संख्या से लेना देना है, जो हमने बात करी कि यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिमांक में अनुमन का सूत्र क्या है? तो वही हमने बताया, केबी और केएफ दोनों का जुड़ाव किससे है? मोललता से है। इसका मतलब डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता, इसका सही आंसर। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केएफ क्या दर्शाता है? केएफ अभी बताया था कि 1 किलोग्राम जल में जितना भी 1 मोल जो भी विलेय मिलाते हैं उससे हिमांक में जितनी भी कमी आती है उसे हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इसका आंसर मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। आगे अगला क्वेश्चन, यदि मोललता m बढ़े तो डेल्टा टीएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जरा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम है। अगर ये m बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनुप्रमाणुपाती होते हैं। यही हम समझा रहे थे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन कौन सा गुणधर्म है? कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये विलेयन चैप्टर के अणुसंख्य गुणधर्म चल रहे हैं। आगे हम देखें, हिमांक में अवनमन किस विलेय प्रकार के विलेय से होता है? वाष्पीय विलेय से होगा या अवाष्पीय विलेय से होगा या शुद्ध द्रव से होगा या गैसीय विलयन से होगा? तो कौन सा पदार्थ मिला रहे थे? अवाष्पीय पदार्थ मिला रहे थे, तो अवाष्पीय विलेय से इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। डेल्टा टीएफ का ऐसा ही मात्रक, तो वही डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। और हिमांक क्या होता है? एक ताप होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है। इससे आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। अधिक कण देने वाला विलेय क्या करेगा? डेल्टा टीएफ को कम करेगा, डेल्टा टीएफ को बढ़ाएगा। हिमांक घट रहा है कणों से, हिमांक कणों से क्या कर रहा है? घट रहा है। अगर आप बताइए कि ज्यादा कण डाल रहेंगे तो ज्यादा घटेगा, यानी कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा घटेगी, यानी कम करेगा। डेल्टा टीएफ को क्या करेगा? कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। डेल्टा टीबी को बढ़ाता है, डेल्टा टीबी क्वथनांक को बढ़ाता है, क्वथनांक में उन्नयन को बढ़ाता है, हिमांक में अवनमन को कम करेगा। ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वान ठाप गुणांक आई जुड़ने पर सूत्र क्या होगा? तो आई का गुणा कर देते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम NaCl का विलयन शुद्ध पानी की तुलना में कम हिमांक देगा, क्योंकि हिमांक में अवनमन आ जाएगा नमक डालने पर। यही हमने बताया था कि हिमांक में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी, और इसे हिमांक में अवनमन कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। केएफ का मान किस पर निर्भर करता है? केएफ का मान किस पर निर्भर करेगा? विलायक पर निर्भर करेगा या विलेय पर निर्भर करेगा? तो हमने कहा 1 किलोग्राम जल ले लेंगे तो 1 मोल विलेय मिलाने पर जो क्वथनांक में कमी आएगी, 1 मोल विलेय मिलाने पर जो हिमांक में जो कमी आएगी, उसी को हम कहते हैं केएफ। अब वो कितना था? 1.86। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विलेय के ऊपर या जल के ऊपर? विलेय तो कोई सा भी हो सकता था, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? विलायक के ऊपर, यानी कि जल के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा विलयन अधिक डेल्टा टीएफ देगा? कौन सा विलयन अधिक डेल्टा टीएफ कौन देगा? जिसमें आयनों की संख्या कम होगी, जिसमें आयनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। क्योंकि डेल्टा टीएफ अधिक देने का मतलब है क्वथनांक में वृद्धि ज्यादा देगा। और ज्यादा कौन देगा? ज्यादा कण करेंगे, ज्यादा कण किस में आएंगे? NaCl में। तो इसका आंसर NaCl हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव। इस क्वेश्चन के बारे में हम वान ठाप गुणांक नाम के टॉपिक में आप देखेंगे, वान ठाप गुणांक के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।